हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 10 महात्मा के मार्ग पर भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसके विषय में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय यानी विनय के साथ, प्रार्थना के साथ न मानने वाला, उल्लंघन करने वाला आंदोलन 1930, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज ऐसे ही मिलने वाला न था, इसके लिए लड़ाई में उतरना पड़ेगा। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया। इस लड़ाई में सरकार के अयोग्य कानून को विनयपूर्वक भंग करना था। यहाँ कह रहे कि पूरी तरह से स्वतंत्रता ऐसे ही मिलने वाला न था, इसके लिए लड़ाई में उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के पूर्ण स्वराज यानी पूरी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया। इस लड़ाई में सरकार के अयोग्य, जो योग्य नहीं है, सही नहीं है, ऐसे कानून को विनयपूर्वक भंग करना यानी तोड़ना था। आगे है दांडी यात्रा 1930, इसके बारे में पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1930 में गांधी जी ने घोषित किया कि नमक कानून को भंग करने के लिए वे यात्रा करेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, यानी अकेला ही अंग्रेजी सरकारों का अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर कर लगाना पाप है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। गांधी जी ने नमक का अन्यायी कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन सुबह दांडी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के मार्ग के गांवों में सभाएं होती। गांधी लोगों को नमक कानून का सविनय भंग समझाकर नई रीति से स्वराज्य आंदोलन और सत्याग्रह का महत्व समझाते। 15 अप्रैल 1930 के दिन वे दांडी पहुँचे। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल के दिन समुद्र किनारे बिखरे हुए नमक में से मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को भंग किया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर दमन के कोड़े बरसाने लगी। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। दांडी यात्रा 1930 के बारे में यहाँ बताया गया है कि ईस्वी सन 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक कानून को तोड़ने के लिए वे यात्रा करेंगे, जगह जगह घूमेंगे। उस समय नमक के उत्पादन यानी पैदावार और उस पर बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, अकेला ही अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों यानी जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले नेता थे, उनका मानना था कि नमक पर कर लगाना, टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आवश्यक जरूरी भाग है। गांधी जी ने नमक का अन्यायी कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन सुबह दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के मार्ग में यानी रास्ते के गांव में सभाएं होती थी। गांधी जी लोगों को नमक कानून का सविनय यानी प्रार्थना के साथ उसे तोड़ने का तरीका समझाकर स्वराज आंदोलन और सत्याग्रह का महत्व समझाते थे। 5 अप्रैल 1930 के दिन वे दांडी पहुँचे। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल के दिन समुद्र के किनारे बिखरे हुए यानी फैले हुए नमक में से मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को उन्होंने तोड़ा। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और स्त्रियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर दमन के कोड़े बरसाए यानी उन्हें मारना पीटना शुरू किया। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। आगे इतना जानिए। धरासड़ा गांव नमक के उत्पादन का बड़ा केंद्र था।
बाद में वहाँ सत्याग्रह करने की गांधी जी ने घोषणा की। गांधी जी और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी होने से धरासड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। अंग्रेज सरकार ने इस सत्याग्रह रोकने के लिए क्रूरतापूर्ण कदम उठाए। 300 सत्याग्रही घायल हुए और 2 मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर भी सत्याग्रही जरा भी पीछे न हटे। यहाँ बताया गया है कि धरासड़ा गांव नमक के पैदावार का सबसे बड़ा केंद्र था। बाद में वहां सत्याग्रह करने की गांधी जी ने ऐलान की। गांधी जी और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी होने से धरासड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व यानी संचालन सरोजिनी नायडू ने किया। अंग्रेज सरकार ने इस सत्याग्रह को रोकने के लिए मारपीट जैसे कदम उठाए, लोगों पर अत्याचार किया। 300 सत्याग्रही इस कारण घायल हुए और 2 की मृत्यु हो गई। फिर भी सत्याग्रही जरा भी पीछे नहीं हटे। आगे है गोलमेज सम्मेलन। भारत को किस प्रकार का संविधान देना तथा सुधार करना, इसकी चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। पहला सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण वह असफल रहा। 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित हुए। अलग अलग कौम यानी जाति के धर्म के प्रतिनिधियों ने संविधान की चर्चा के समय अपने कौम के लिए अलग मतदाता मंडल की मांग की। इससे गांधी जी निराश हुए, क्योंकि उससे तो भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता। अलग अलग कौम के प्रतिनिधियों के बीच समाधान न होने से सम्मेलन असफल रहा। गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ बताया गया कि भारत को किस प्रकार का संविधान यानी कानून देना है तथा सुधार करना है। इस पर बात करने के लिए अंग्रेज सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। पहला सम्मेलन लंदन में रखा गया। उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण वह असफल रहा, कामयाब नहीं हुआ। 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित हुए। अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों ने संविधान की चर्चा के समय अपने धर्म, जाति, कौम के लिए अलग अलग मतदाता मंडल की मांग की, जिससे गांधी जी निराश हुए, क्योंकि उससे तो भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाता। अलग अलग जाति के धर्म के प्रतिनिधियों के बीच समाधान न होने से सम्मेलन असफल रहा, कामयाब नहीं हुआ। आगे है 1935 का भारत सरकार का कानून। इसके बारे में पढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार के कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार का दूसरा दौर शुरू हुआ। भारत की राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अपेक्षा से वह बहुत ही कम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतानुसार 1935 के समवाय तंत्र के कानून में सच्चा प्रांतीय स्वराज जनता या मंत्रियों को नहीं, परंतु गवर्नरों को दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत चुनाव हुए। गांधी जी ने बताया कि 1935 के कानून के अनुसार दी गई विशेष सत्ताएं और अधिकार गवर्नर उपयोग न करे और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करने का वचन दे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की रचना करेंगे। इस संबंध में वाइसराय और भारतीय वजीर ने स्पष्टता की, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल की रचना की। प्रांतीय स्वराज्य का यह प्रयोग लगभग 2.25 वर्ष चला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब भारत से पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। 1935 का भारत सरकार का कानून के बारे में यहाँ बताया गया है कि 1935 के भारत सरकार के कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार का दूसरा दौर शुरू किया गया। भारत की राष्ट्रीय अपेक्षा यानी भारत की जो राष्ट्रीय अपेक्षा थी, इच्छा थी, उसकी तुलना से वह बहुत ही कम था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार 1935 के समवाय तंत्र के कानून में सच्चा प्रांतीय यानी प्रादेशिक स्वराज्य जनता या मंत्रियों को नहीं लेकिन गवर्नरों को दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत चुनाव हुए। गांधी जी ने बताया कि 1935 के कानून के अनुसार दी गई खास सत्ताएं और अधिकार गवर्नर उपयोग न करें और मंत्रिमंडल की राय के अनुसार व्यवहार करने का वचन दे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। इस विषय में वाइसरॉय और भारतीय वजीर ने साफ स्पष्टता की कि जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल की रचना की। प्रांतीय स्वराज यानी प्रादेशिक स्वतंत्रता का यह प्रयोग लगभग 2.25 साल तक चला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब भारत से बिना राय लिए ही अंग्रेज सरकार ने इस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। आगे पाकिस्तान की मांग 1940, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसे मुस्लिम नेता प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग प्रकार की राष्ट्रीयता रखते हैं, इसलिए इन्हें दो अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाए। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिमों की बहुमती वाले प्रदेशों के बने हुए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की रचना को अपना मुख्य ध्येय बनाया। पाकिस्तान की मांग 1940 के बारे में यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसे मुस्लिम नेता यह प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग प्रकार की राष्ट्रीयता रखते हैं, भाव रखते हैं देश के अपने राष्ट्र के प्रति, इसलिए इन्हें दो अलग राष्ट्रों में बांट दिया जाए। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिमों की बहुमती यानी अधिक मत वाले प्रदेशों के बने हुए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की रचना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, इसलिए सरकार को अधिक उलझन में न डालने के लिए गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह के बदले व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना। 1940 के दिन वर्धा के नज़दीक पवनार गांव में विनोबा जी ने युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह की शुरुआत की। 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने की सज़ा दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में यहाँ बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, इसलिए सरकार को अधिक उलझन में, असमंजस, दुविधा में न डालने के लिए गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह यानी सभी को एक साथ जोड़कर सत्याग्रह करने के बदले व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के जरिए सत्याग्रह का शुरुआत किया। पहली सत्याग्रह व्यक्तिगत रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना, उनका चयन किया। 1940 के दिन वर्धा के पास पवनार गांव में विनोबा जी ने युद्ध विरोधी यानी युद्ध के खिलाफ भाषण देकर सत्याग्रह की शुरुआत की। 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने की सज़ा दी गई। आगे इतना जानिए। क्रिप्स मिशन 1942। विनोबा पहले से ही रचनात्मक कार्य करते थे। सत्याग्रही के उच्च को जल्दी स्वशासन देने और नए भारतीय संघ की रचना करनी थी, परंतु भारत को स्वायत्तता कब दी जाएगी इसका कोई उल्लेख नहीं था। साथ ही अलग पाकिस्तान की बात को भी इस सिफारिश में समर्थन था। इससे कांग्रेस ने उसका स्पष्ट रूप से विरोध किया। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने इस दरखास्त को वापस ले लिया। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे तत्काल भारत छोड़ दें।
गांधी जी भारतीय जनता को आदेश दिया कि वे करेंगे या मरेंगे के सिद्धांत पर अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष करें। मुंबई में आयोजित की महासमिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 की रात हिंद छोड़ो नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत ही 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। उससे आंदोलन अधिक उग्र और व्यापक बना। समग्र भारत में सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन सामान्य बना। किसान और युवक इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जुड़े। देश भर में सरकारी मकानों और तार जैसे टेलीफोन संचार के माध्यम पर हमले हुए। सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारी, जब्ती और जेल जैसे दमनकारी सभी तरीके अपनाए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में यहाँ बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को यह चुनौती दी कि वे तुरंत भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता को ये आज्ञा दिया कि वे करेंगे या मरेंगे के सिद्धांतों पर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक यानी हिंसा न हो ऐसे लड़ाई लड़े। मुंबई में आयोजित की महासमिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 की रात हिंद छोड़े यानी हिंदुस्तान को छोड़ो नामक से जाने जाने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत ही 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उससे आंदोलन अधिक प्रचंड और विस्तार फैल गया। पूरे भारत में सभाएं, जुलूस यानी रैलियां और प्रदर्शन सामान्य बना। चारों तरफ जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई। किसान और युवक इस आंदोलन में बड़ी संख्या में एक दूसरे से जुड़े। देश भर में सरकारी मकानों और तार जैसी टेलीफोन संचार के माध्यमों पर आक्रमण किया गया। सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारी की, जब्ती और जेल जैसी दमनकारी नीतियों को अपनाया। आगे है, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला। 1000 लोग पुलिस की गोलीबारी से मारे गए। परंतु अंत में इस आंदोलन से सरकार को विश्वास हो गया कि अब अधिक समय वे भारत की जनता पर शासन नहीं कर सकेंगे। और इसमें करें कि लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया। 1000 से अधिक लोग पुलिस की गोलीबारी से मारे गए, उनका शिकार हुए। लेकिन अंत में इस आंदोलन से सरकार को यह यकीन हो गया कि अब अधिक समय तक वे भारत की जनता पर शासन नहीं कर सकते। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत को संपूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। उसके तत्वाधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 नेताओं का मंत्रिमंडल भारत आया। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना कैबिनेट मिशन योजना कहलाती है। उसने भारत के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ बैठक आयोजित करके निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहला था अखिल भारतीय समवाय तंत्र की स्थापना करना। दूसरा, समग्र भारत के प्रांतों को कुल 3 समूहों में बांटना। तीसरा, भारत को अपना नया और मौलिक संविधान बनाने की छूट देना। चौथा, संविधान निर्माण होने तक मध्यस्थ सरकार की रचना करना। इसके पश्चात आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में मध्यस्थ सरकार की रचना की। अपने पक्ष में मिले कमजोर प्रतिभाव से अकुलाकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाया। उसके कारण देश भर में कौमी तंगदिली फैली और सार्वजनिक रूप में कौमी दंगे भड़क उठे, जो कि अलग पाकिस्तान की रचना तक मुस्लिम लीग ने छोटे बड़े विद्रोह के साथ इस सरकार में स्थान बनाए रखा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में बताया गया कि ब्रिटेन के नवनिर्वाचित यानी नए चुने गए प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने की ऐलान की। उसके बाद तत्वाधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल भारत आया। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना कैबिनेट मिशन योजना कहलाती है। उसने भारत के अग्रिम यानी आगे
खड़े नेताओं के साथ बैठक आयोजित करके निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहला, अखिल भारतीय समवाय तंत्र की स्थापना करना। दूसरा, पूरे भारत के प्रदेशों को कुल 3 समूहों में बांटना। तीसरा, भारत को अपना नया और मौलिक संविधान यानी कानून बनाने की छूट देना। चौथा था, संविधान निर्माण होने तक मध्यस्थ यानी बीच की सरकार का निर्माण करना। इसके अलावा आयोजित चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मध्यस्थ यानी बीच की सरकार की रचना की। अपने पक्ष में मिले कमजोर प्रतिभाव से अकुलाकर व्याकुल होकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की दिवस 16 अगस्त 1946 मनाया। उसके कारण देश भर में धर्म जाति को लेकर तंगदिली फैली, एक दूसरे में नफरत फैली और सार्वजनिक रूप में कौमी दंगे भड़क उठे, जो कि अलग पाकिस्तान की रचना तक मुस्लिम लीग ने छोटे बड़े विद्रोह के साथ इस सरकार में अपना स्थान बनाए रखा। आगे, प्रधानमंत्री इटली की भारत छोड़ने की घोषणा फरवरी 1947। इसके विषय में पढ़ेंगे। नई मध्यस्थ सरकार में लीग ने जो व्यवहार अपनाया उससे कौमी एकता आहत हुई। ऐसे संकटकालीन स्थिति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को देर से देर जून 1948 तक में उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में समग्र राज्य प्रशासन सौंपकर छोड़कर चले जाने का विचार है। इस घोषणा के कारण महात्मा गांधी सहित लगभग सभी भारतीय नेताओं और लोगों का उत्साह यानी प्रसन्नता, खुशी बढ़ने लगा। गांधी जी ने तो इस घोषणा को अंग्रेजों का सबसे उत्तम कृत्य कहकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री इटली की भारत छोड़ने की घोषणा के अनुसार बताया गया कि नई मध्यस्थ सरकार में लीग ने जो व्यवहार अपनाया उससे जाति धर्म की एकता को चोट पहुंची। ऐसे मुश्किल स्थिति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार को देर से देर जून 1948 तक अपनी जिम्मेदारी के अनुसार भारतीयों के हाथ में पूरे राज्य प्रशासन को सौंप कर चले जाने का विचार है, सोच है। इस ऐलान के कारण महात्मा गांधी के साथ लगभग सभी भारतीय नेताओं और लोगों का खुशी बढ़ने लगा। गांधी जी ने तो इस घोषणा को अंग्रेजों का सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, अच्छा कार्य कहकर उसकी प्रशंसा भी की। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। लेसन सभी लोग पूरा कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।